ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी जो करने वाले हैं ना, आप लोग का फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 14 से लेकर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का क्या क्या पढ़ाई हो चुका है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग का क्या बोलते हैं, कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स है ये बता चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। फिर आर्टिकल 12 के बारे में भी डिस्कस हो चुका, आर्टिकल 13 के बारे में भी बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट राइट टू इक्वालिटी, which is from article 14 to 18. ओके, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक का जो पोर्शन है उसको राइट टू इक्वालिटी कहते हैं। ये जो राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 में, 14 से लेके 18 तक है। 14 में स्पेशली बोला गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात कर रही है। आप लोग याद करते जाइए, ये सोचिएगा कि घर में याद कर लेंगे, दैट्स अ रॉन्ग थिंग, ठीक है, साथ साथ याद कीजिए। तो 14 में क्या बोला गया है, कानून के नजर में हम लोग सारे के सारे इक्वल हैं और कानून सबको समान रूप से प्रोटेक्शन देता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 15 जो है ये स्पेशली बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके रिलीजन, उसके रेस, उसके कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का या उसको रोका नहीं जाएगा किसी भी प्लेस में जाने से। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में इक्वालिटी देना है, ठीक है। मतलब बोला जा सकता है ना कि गवर्नमेंट जॉब निकलेगा तो किसी भी तरह का आपका अपॉर्चुनिटी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपके मन में सवाल आएगा कि फिर रिजर्वेशन वाला क्या खेला है, आते हैं उसके ऊपर भी आएंगे, जस्ट वेट, अभी सारा डिटेल्स में बताने वाले हैं, ठीक है। अभी बस एक समरी बोल दिया 18 तक, उसके बाद उसका डिटेल्स बताते हैं। 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है और 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। चलिए आते हैं आर्टिकल 14 डिटेल्स बताते हैं। आर्टिकल 14 स्पेशली बोला गया इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, कानून के नजर में सभी लोग समान है, मतलब द स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट किसी भी तरह से क्या नहीं करेगा, एक किसी भी पर्सन को रोकेगा नहीं, ठीक है। एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, द राइट इज एक्सटेंडेड टू ऑल पर्सन, ठीक है, ये राइट सभी को दिया गया, सिटीजन और फॉरेनर्स जो उनको भी है, स्टेचुअरी कॉर्पोरेशंस को भी है, कंपनीज के पास भी है, रजिस्टर्ड सोसाइटीज के पास भी है, अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन, उसको ये इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया गया है। इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसको समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ये डेमोक्रेसी का मेन एसेंस है, इक्वालिटी और लिबर्टी ये दोनों जो है ना डेमोक्रेसी का एक आधार है, एक बेस है। तो सुनिएगा, बोथ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मेन एम है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी लाना, प्रीएम्बल में ऐसा बात बोला भी गया था। तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों की बात को हम समझेंगे। फिर लेकिन ये दोनों की बात को तब समझ में आएगा क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ना ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का देन है, जो स्पेशली आपका रूल ऑफ लॉ के आधार पर था। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो क्या बात कहता है कि कानून से कोई ऊपर नहीं है, नो वन इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड, कोई भी लॉ कानून से क्या है, ऊपर नहीं है, ठीक है। ये आधार था ब्रिटेन में, रूल ऑफ लॉ था, ब्रिटेन में क्या था, रूल ऑफ लॉ, इसी रूल ऑफ लॉ से आपका ये लिया गया है, याद रखिएगा, इसी रूल ऑफ लॉ, एवी डायसी का जो 3 प्रिंसिपल था रूल ऑफ लॉ, यहीं से ये लिया गया है। तो ये सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जहां पर ये देखो एवी डायसी में ना 3 तरह के 3 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं रूल ऑफ लॉ के, माने देयर आर फंडामेंटल 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन। ये एवी डायसी ने कहा था, एवी डायसी ने कहा कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ का सुप्रीम, लॉ के ऊपर कोई नहीं, माने नो मैन शैल बी पनिश्ड और मेड टू सफर इन बॉडी और गुड्स एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, माने किसी भी व्यक्ति को आप पनिश नहीं कर सकते हैं, सफर नहीं कर सकते हैं जब तक वो लॉ को वायलेट नहीं कर सकता है।
दैट मीन्स लॉ सबसे ऊपर है। ये ब्रिटेन में था। ब्रिटेन के इस आइडियाज को हमारे इक्वालिटी बिफोर लॉ में रखा गया। एक लाइन है इसमें, इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो मैन इज अबव द लॉ एंड एवरीवन व्हाटएवर इज रैंक। एक भिखारी से लेकर के एक राजा तक का सारे के सारे लोग किसके अंडर में है? लॉ के अंडर में है। लॉ से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अंबानी हो या एक भिखारी हो, वो भी लॉ के अंदर में है। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रीड, द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड का क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज यहाँ पर, हालांकि ब्रिटेन में तो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, तो कोर्ट का डिसीजंस के आधार पर वहां पर लॉ तैयार हो रहा है। ठीक है, इसी चीज को, इसी का बेस बना करके, इसी से, यही कॉन्सेप्ट से हमारे देश में इक्वालिटी बिफोर लॉ को आर्टिकल 14 में रखा गया है। इस जो 14 में बोला गया है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया जाएगा, और ये कहा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मींस दैट नो वन इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड, नो वन कैन बी पनिश्ड विदाउट एनी ब्रीच ऑफ लॉ। किसी को हम लोग सजा नहीं दे सकते हैं। दैट मींस ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट को दिखा रहा है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी को दिखा रहा है। नेगेटिव क्योंकि इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। किंतु इसमें एक और लाइन रखा गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। व्हाट डज इट मीन? ये कहता है इक्विटी देता है। ये स्पेशली क्या देता है? इक्विटी की बात करता है। किसकी बात करता है? इक्विटी। कहने का मतलब है ना, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। ये क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, इक्वल सर्कमस्टेंसेस में इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, इक्वल्स टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल, जो इक्वल है उसको इक्वल ट्रीट करेंगे, जो अनइक्वल है अनइक्वल ट्रीट करेंगे। कहने का मतलब ये है, आप बताओ, आप ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर में हो और कोई आपका क्लास 6 में पढ़ रहा है, कंपटीशन कराया जाए, क्विज कंपटीशन, तो ग्रेजुएशन का लेवल और क्लास 6 का लेवल दोनों को सेम क्वेश्चन दे सकते हैं? टोटली अनजस्टिस होगा। आप दोनों का लेवल तो अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या होंगे? क्लास ग्रेजुएशन वाले को ग्रेजुएशन तरह का क्वेश्चन और 6 वाले को 6 तरह का क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो क्लास डिफर कर रहा है तो क्वेश्चन भी तो डिफर करेगा। तो इक्वल प्रोटेक्शन उसी की बात करता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम से समझिएगा। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? सबको बराबर बराबर दे दो। जबकि ये कहता है, अब ये बच्चा जो है, ये सोच लो, ये जो बच्चा है ना, कौन है बोलो तो? आप लोग में से कोई हो सकता है? देख, तो आप सोचो, ये जो बच्चा है, इमेजिन कर लेना कोई भी, और ये आप लोगों में से ही कोई लंबा हो सकता है। तो आप इमेजिन कीजिए, ये जो है, ये लंबा है, आराम से मैच को देख पा रहा है, ये थोड़ा सा है। ठीक है, ये अगर इसको बराबर बराबर देंगे फिर भी ये नहीं देख पा रहा है बच्चा, ये और ज्यादा लंबा हो गया, और थोड़ा सा और दो को देंगे तो गिर जाएगा उधर। तो यहाँ पर क्या होंगे? जिसको, इसको ज्यादा चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए, इसको 2 बॉक्स दिए। मतलब जो पीछे है ना, जो बैकवर्ड हो चुका है या जो पीछे है, उसको ट्रीट का इक्विटी लाना है। इसी के आधार पर हमको राशन वासन मिलता है। जो पीछे हो गया, बैकवर्ड को इंप्रूव करना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, माने सबको साथ लेके चलना है। तो इसमें रिजर्वेशन की भी बात की जा रही है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की भी बात की जा रही है। कहने का मतलब है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, माने हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, वैसा डिस्क्रिमिनेट नहीं, रीजनेबली। रीजनेबली कहने का मतलब है, जो अब क्लास 12 का बच्चा को ये और क्लास 6 का बच्चा को 12 का प्रश्न पत्र थोड़ी देंगे, क्वेश्चन थोड़ी दे सकते हैं, पॉसिबल है नहीं है। आप क्लास 12 का बच्चा को, 6 का बच्चा को 12 का क्वेश्चन दे दोगे तो क्या आंसर लिख देगा? कब हो नहीं लिखेगा। ठीक है, तो ये जो है, all as all persons are not by nature, attainment or circumstances in the same position। आर्टिकल 14 कहता है ना कि स्टेट कैन ट्रीट डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंटली। स्टेट जो है ना, अलग पर्सन को अलग तरह से ट्रीट करेगा। कैसे? अब देखो, हम है अभी, और अंबानी का बेटा आ गया, तो अंबानी को बेटा को थोड़ी स्कॉलरशिप देगा, हमें ना देगा, उसको तो बस तो है ही पैसा, उसको क्या स्कॉलरशिप देना। इसीलिए तो देखिएगा, आप लोग स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं तो बोला जाता है इनकम सर्टिफिकेट लेके आइए, और नहीं लेके आइएगा तो आपको स्कॉलरशिप भी नहीं दिया जाएगा, तब ना बोला जाता है। देखिए, तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इट सेज दैट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज आल्सो अ फेसेट ऑफ इक्वालिटी। तो 14 में रीजनेबल क्लासिफिकेशंस की बात की गई है, माने इक्वालिटी बिफोर लॉ के साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की भी बात की गई है। इज दैट क्लियर?
फिर देखो इट शुड बी बेस्ड ऑन, किसके आधार पर रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के आधार पर, और दूसरा रेशनल नेक्सस ऑफ रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट के आधार पर। हाँ अब बोलोगे इतना तो पढ़ा दिए तो बहुत अच्छा बात दिया हुआ है, लेकिन जानते हैं इसमें खराबी क्या है, एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन क्या होता है, मतलब ये इनको छोड़ करके, ये अपवाद है, इनको छोड़ करके आर्टिकल 360 में सीधा सीधा बोला गया है भाई जो प्रेसिडेंट साहब होंगे हम लोगों का और गवर्नर साहब जो होंगे वो किसी भी तरह का जवाब नहीं देंगे कोर्ट में अपने कामों के लिए। वो कोई भी काम करे, अगर वो अपना प्रेसिडेंट जो है अपना पावर यूज करते हैं, गवर्नर साहब अपना पावर यूज करते हैं, तो इनको कोर्ट में जवाब नहीं देना पड़ेगा किसी तरह से, ठीक है। कोर्ट कभी इनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ठीक है। और जब तक वो प्रेसिडेंट और गवर्नर रहेंगे उनके खिलाफ किसी भी तरह का सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लग सकता है। आर्टिकल 361 तो सीधा कह दिया था, देखो प्रेसिडेंट और गवर्नर को नहीं हो गया कि कोर्ट से फ्री हो गया, हम लोग को तो पूछेगा कोर्ट काहे ऐसा कर रहे हैं, सही ना। जैसे मान लीजिए हम आप लोगों से बॉन्डेज करा देंगे, आपको एग्जाम तक पढ़ाना है, हम आज बोलेंगे कि हम नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को, आप कोर्ट में हमको पकड़ ही सकते। 361A, no civil or court proceeding can occur for a person for publishing any substantial true report of either house of the parliament in state legislature। किसी भी तरह का सिविल और नो सिविल और कोर्ट प्रोसीडिंग कर सकता है कोई पर्सन को लेकर, कोई पब्लिश करता है मैंने हाउस के भीतर में कुछ भी पब्लिश करता है, उसके लिए कुछ नहीं होगा, कोर्ट नहीं कुछ करेगा। आर्टिकल 105 जानते हैं, ये तो बहुत महान है, ये कहता है नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कोई भी जो मेंबर्स है ना, पार्लियामेंट में कुछ भी बोलता है, पार्लियामेंट में कोई भी बात कह दे, कुछ भी बोल दे, उसके लिए कोर्ट नहीं लेके जा सकते। हाँ वो बाहर में बोलेगा तो कोर्ट लेके जाइएगा, कोर्ट में बुलाइएगा उसको कि चलो देखेंगे कोर्ट में, ठीक है। मान लो आप लोगों में से बी सी डी जो भी किसी को गाली दे दे तो संगे संग बोलोगे देख लेंगे कोर्ट में, चलो डिफेमेशन का केस लगाएंगे, मानहानि का केस लगाएंगे। इस आप पर क्या कर सकते, कुछ नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 194 जो है वहां पर बोला गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी अगर कोई मेंबर्स होगा स्टेट लेजिस्लेचर का, वो भी कुछ बोलता है ना, तो किसी तरह का कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड आर्टिकल्स इसमें बोला गया, इसको लेकर कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस को पढ़ लेते हैं। तो 14 वाला बतुआ तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो केसेस है अब वो लोग केस काहे पढ़ने जाए, हम पूरा नहीं पढ़ाते, छोटा सा केस बता देते हैं। खाली याद रखिएगा ईपी रोएप्पा और स्टेट ऑफ तमिलनाडु का 1974 का जो केस था उसमें कहा गया इक्वालिटी इज एंटीथेटिक टू आर्बिट्रेरेंस, इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरेंस और इनोमिस, इक्वालिटी और आर्बिट्रेरेंस मतलब जो दूसरे का अधिकार छीनता है ना, दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, दोनों कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। मेनका गांधी का केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। याद रखिएगा इसका इन्होंने ही कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस इज एसेंशियल एलिमेंट, इन्होंने कहा इक्वालिटी में रीजनेबलनेस का होना बहुत जरूरी था, नहीं तो क्लास 12 6 वाले को 12 का क्वेश्चन देकर बोल देता कि आप पास होकर दिखाओ, ऐसा थोड़ी होता, नहीं ना होता। कब मान लीजिए कौन बनेगा करोड़पति चला रहा है और बच्चा जूनियर वाला करो केबीसी चला करके बोलेगा सीनियर वाला क्वेश्चन करेगा, तो थोड़ी होगा। वहां पर उसको बोल देगा क्लास 6 का बच्चा को बताओ तो ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, अब थोड़ी बताएगा, वो 6 क्लास का बच्चा को थोड़ी पता होगा, तो क्लास 7 8 से जानेगा। तो देखिए procedures contemplated by article 21 must answer the test of reasonableness in order to be conformed with article 14। फिर बोला गया एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का केस हुआ था, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑन प्रेगनेंसी इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 914। माने क्या बोला गया, हाँ एयर इंडिया नरगिस मिर्जा में क्या बोला गया कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ना आप किसी के सर्विस से टर्मिनेट कर देना, ये गलत है, वायलेटिव है आर्टिकल 14 का। मान लो बहुत सारे महिला लोग है ना काम करती है पब्लिक ऑफिस में प्राइवेट ऑफिस में, तो क्या होता है प्रेग्नेंट एक समय तो ऐसा आएगा जब प्रेग्नेंट होगी, तो उस वक्त उसको बोला जाएगा कि आप काम छोड़ दो, आप 3 महीना तक नहीं काम कर सकते, काम से निकाल दिया गया, दैट्स द रॉन्ग थिंग। उस दौरान आप उसे काम से नहीं निकाल सकते हैं, बोला गया है वो आर्टिकल 14, क्योंकि आप वहां पर रीजनेबल है, वो रीजन है, वो वहां पर काम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब उसको काम से निकाल देंगे ऐसा नहीं कर सकते, उसको पैसा देंगे, वहां पर कॉम्पनसेशन देंगे उसके लिए, काम से नहीं निकाल सकते। मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 कोर्ट हेल्ड सेक्शन 303 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट, मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी इसको आर्टिकल 14 के आधार पर 303 जो सेक्शन था ना उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया।
आते हैं। तो आर्टिकल 14 में क्या बोला गया? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया, और ये इक्विटी के ऊपर बल दिया। क्लियर? आते हैं 15 की बात करते हैं। 15 में देखिएगा, ये जो 15 देखने के लिए आर्टिकल 15 को फिल्म है उसको जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है? आपको 15 समझ में आ जाएगा। 15 माने क्या? किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। किसके आधार पर? उसके रिलीजन के आधार पर, उसके रेस के आधार पर, उसके कास्ट के आधार पर, उसके सेक्स के आधार पर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ। माने स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, ठीक है? ये जो स्टेट है शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये जो स्टेट है ना किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि यही रिलीजन वाला है तो यही रिलीजन को नहीं देंगे, इस जाति वाला है तो इस जाति को नहीं देंगे, उस जेंडर का है उसको नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकता है स्टेट। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, ठीक है? ना ही स्टेट नहीं करेगा तो सिटीजन कर लेगा, नहीं, हम वो लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, उसके जाति के आधार पर रोक नहीं सकते हैं कहीं जाने से। कहां नहीं रोक सकते हैं? किसी दुकान में, ठीक है? किसी दुकान में, ठीक? एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। यहाँ पर नहीं। आप जैसे मान लो सिनेमा हॉल है और वहां बोलेंगे हर जाति वाला को हम नहीं ढुकने देंगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई, नहीं कर सकते हो आप। किसी होटल्स में बोलेंगे हर धर्म वाला को, हर जाति वाला को, हर जेंडर को हम नहीं जाने देंगे, नहीं कर सकते। पब्लिक रेस्टोरेंट में सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। द यूज ऑफ वेल्स, मान लो कुआं है ना, कुआं का पानी को पीने से कोई नहीं रोक सकता है किसी को। टैंक, बाथिंग घास, रोड, ठीक है? नहाने वाला जो बाथिंग घास है वहां नहीं बोल सकता है किसी तरह से। रोड, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड। तो इन सारी जगह पर कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। तो बोलोगे ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन खराब भी कुछ है क्या? हाँ है ना, एक्सेप्शन। खराब नहीं है, इसको बोल सकते हैं ना, कुछ ऐसा एक्सेप्शन दिया गया है जो जरूरी भी था एक तरह से, समाज के लिए तो जरूरी था ही। जैसे आर्टिकल 15(3) है, क्लॉज 3, इसको पढ़ते हैं, क्लॉज 3 ऑफ 15। ये जो क्लॉज 3 ऑफ 15 है, इसमें जानते हैं क्या बोला गया? नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for women and children। क्या बोला गया? nothing in this article, इस आर्टिकल में shall prevent the state from making, माने किसी, इसमें क्या बोला गया? वीमेन और चिल्ड्रेन के लिए स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। इसका मतलब हुआ कि स्टेट जो है ना, यहाँ क्या बोला गया? किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे उसके जेंडर के आधार पर, ठीक है? बोला गया ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब वीमेन जेंडर नहीं है क्या, लेकिन वीमेन को एक्स्ट्रा प्रोविजन बना सकता है क्योंकि वीमेन पीछे हो गई थी ना, तो उसको आगे ले जाने के लिए जरूरी था। चिल्ड्रेन के लिए भी, बच्चों के लिए भी स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। फिर है हम लोग का क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 में, ये तो सीधा सीधा कह दिया है। क्या कहा है कि जो स्टेट है ना, वो फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, याद रखिएगा, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, ठीक है? ठीक है। तो 15 का 4 में बोला गया है कि वो SC ST OBC के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। और 15 का 6 में जो नया ऐड हुआ 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा ऐड हुआ, जहां पर EWS को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन की बात की गई। इसको 10% रिजर्वेशन दीजिए। EWS में कौन? जो लोग OBC भी नहीं है, SC भी नहीं है, ST भी नहीं है और बहुत ही कम पैसा वाला है, 8 लाख से कम कमाता है, उसको बोला जा रहा है। तो उसको दिया गया 15(6) में दिया गया है। देखिएगा बहुत तो सारा किताब में गलत लिखा रहता है, 15 का 4 लिखा रहता है, तो 15 का 6 होगा वहां पे। 15(5) में एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज अ पार्ट 19 एंड 30। फिर 15(3) में क्या बोला गया? देखो ये तो इसमें तो हुआ ही, लेकिन एक और था 15(3) का थोड़ा सा, और इसको लेकर ना कुछ केसेस है। ये जो क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15 था ना, इसको लेकर कुछ केसेस है। तो देखो इसको लेकर कुछ केस किया गया और इसके आधार पर कुछ एक्ट भी लाया गया। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और चाइल्ड लेबर एक्ट लाया गया। एक केस था दत्तरैया मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ बम्बई, याद रखिएगा, दत्तरैया मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ बम्बई। दत्तरैया मोतीराम जानते हैं ना? तो ये जो है, ये जानते हैं डायरेक्टली क्या कहते हैं कि बम्बई हाई कोर्ट एक्सेप्टेड अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट टू बी वैलिड। बम्बई हाई कोर्ट ने क्या एक्सेप्ट किया कि जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट जो है वैलिड है इफ द डिस्क्रिमिनेशन इज फेवर ऑफ पर्टिकुलर सेक्स। अगर डिस्क्रिमिनेशन जो एक पर्टिकुलर सेक्स के फेवर में है, इज नॉट जस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स
बट रिजल्ट ऑफ अदर कंसिडरेशन, माने डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट कर सकता है अगर वो किसी से जेंडर के फेवर में है, किंतु वो कोई जेंडर के आधार पर नहीं, कुछ और सोच कर दिया गया। जैसे कि वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन बैकवर्ड हो चुकी थी, उसको एम्पावर करना बहुत जरूरी था। चिल्ड्रेन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर था, 2000 में 3000 में 1000 में खटवाया जाता है दुकान में, उसको रोकने के लिए तो जरूरी था ना। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस केपी प्रभाकरन, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन took the decision to appoint inquiry cum reservation clerk in 4 metropolitan cities, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क बना सकते हैं। ठीक है, माने यहाँ बोला गया था डिसीजन स्टेटेड दैट पोस्ट वुड बी हेल्ड बाय वुमेन ओनली, नो डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर अगर पोस्ट सिर्फ वीमेन को दिया जाए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इस केस में कह दिया गया सीधा सीधा। अब आता है 15(4) में, आई पढ़े थे ना, ये 15(4) का क्या पढ़े थे, ये क्या लाया गया था, एससी एसटी ओबीसी के एक्स्ट्रा प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। माने पहले तो बोलता है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, फिर उसके बाद क्या बोलता है, रुको थरो डिस्क्रिमिनेशन देते हैं। क्या बोला गया है, अजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये क्या था, इस केस में डायरेक्टली कहा गया, जानते हैं क्या कहा गया, इसमें बोला गया कि द क्वेश्चन रेज परमिसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग अंडर आर्टिकल 15(4) इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोड। The court held that on the grounds that special provision also include reservation and provisions. इंदिरा साहवे वर्सेस यूनियन ऑफ केस में कहा गया कि जो रिजर्वेशन होगा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही इंदिरा साहवे केस में, इसको आप सैल्यूट करो, यही केस था जो कहा गया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 इज द गार्जियन ऑफ द डाउन ट्रोडन एंड शील्ड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। देखो कंपटीशन का अगर एग्जाम देते होंगे तो ये वाला लाइन में याद रखिएगा कि आर्टिकल 15 में कहा गया है गार्जियन ऑफ द डाउन ट्रोडन एंड शील्ड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। गार्जियन, ठीक है, किसका गार्जियन है, जो डाउन ट्रोडन, जो एकदम जमीनी स्तर से लोग हैं, जो पीछे हो चुका है, ब्रोकन हो चुका है, ब्रोकन पीपल है, अनटचेबल्स है, उनको ऊपर करना है। फिर आते हैं आर्टिकल 16, तो 15 वाला तो बात समझ में आ गया, हम जहां तक जानते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। किसकी बात की गई, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 डायरेक्टली कहता है कि प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। कहा गया है स्टेट के नीचे जितने भी ऑफिस है ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए भाई, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ, किसी भी सिटीजन को उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, उसको नहीं कह सकते इनएलिजिबल हो, किसी धर्म को नहीं बोल सकते आप इनएलिजिबल हो, किसी रेस को नहीं बोल सकते इनएलिजिबल हो। लेकिन इसमें भी कुछ है, इसका एक्सेप्शन है ना, 16 का 4 में रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी, सीधा सीधा बोल दिया गया। 16 का 6 में ईडब्ल्यूएस के लिए है, 103 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था 10% रिजर्वेशन, याद कर लीजिए 103 अमेंडमेंट एक्ट। 340 का जो कमीशन था ना, आर्टिकल 340 में कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की बात की गई है, 341 में कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 342 कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की बात की गई है। थोड़ा रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा ध्यान दे देते हैं, 16 जब पढ़ ही रहे हैं तो रिजर्वेशन के बारे में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुको, हम रिजर्वेशन के बारे में आते हैं, लेकिन उसके पहले हम 17 बता देते हैं ताकि जल्दी खत्म हो जाएगा। 17 में जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब होता है किसी को किसी भी तरह से, माने कि छुआछूत नहीं रहेगा। अगर कोई अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देता है ना, तो उससे क्या होगा, आपको सजा भी होगा, 6 महीना का जेल हो सकता है और 500 रुपया का जुर्माना भी हो सकता है, बहुत कम रखा गया है। आप एक बात बताइए, अनटचेबिलिटी अब भारत में नहीं रहा, बहुत हद तक देख सकते हैं, लेकिन है, अभी भी है बहुत जगह पे, किंतु बहुत हद तक नहीं रहा। ठीक है, अब कोई उतना भेदभाव नहीं रह गया। Its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law. ठीक है, उसको और याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति ना आर्टिकल 17 के आधार पर, ये भी बात याद रखिए, आर्टिकल 17 ही एक ऐसा है जिसके आधार पर कोर्ट में जा सकता है, ये क्या बोलते हैं, सजा मिलता है, 6 महीना का जेल होता है। ठीक है, 6 महीना का जेल सीधा होता है, इसी में एक जेल का बात लिखा गया है पूरा सीधा सीधा। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, इसी के आधार पर क्या बना, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 बना गया, और ये इन्होंने कह दिया अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, याद कर लीजिए कंपटीशन में भी आता है, 1955 के द्वारा बनाया गया था, और इसमें 6 महीना का जेल होगा और 500 रुपया फाइन लग सकता है, या दोनों लग सकता है।
इसमें बोला गया पर्सन कॉन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्वालीफाइड फॉर द इलेक्शन। अगर कोई व्यक्ति अनटचेबल है, अनटचेबल के आधार पर ऑफेंस पाया गया, सजा मिला उसको, तो वो डिस्क्वालीफाइड इलेक्शन के लिए। द मैसूर हाई कोर्ट हेल्ड अनटचेबिलिटी इज द प्रैक्टिस दैट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री। Untouchability does not cover social boycott of few individual of their exclusion, Rome religious service। 1971 में बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 लाया गया। तो 1955 का जो ये था ना अनटचेबिलिटी एक्ट, उसी के आधार पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट लाया गया। क्या लाया गया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। उसके बाद आता है आर्टिकल 18 यही प्रेसिडेंट साहब तो अभी चेंज हो गया है ना। अभी कौन है प्रेसिडेंट? आप लोग बताओगे कौन है प्रेसिडेंट अभी? हमको तो लग रहा है हम खुद ही पढ़ रहे हैं। कौन है प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू। नहीं आवाज आया? अरे बैसाख नंदन या बताइए कौन है? बोले तो सर द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। ठीक, यहाँ इस पिक्चर में खाली द्रौपदी मुर्मू को पिक्चर लगा के रखिएगा और सोचिएगा। आर्टिकल 18 में क्या बोला? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। देखिए प्रेसिडेंट साहब ने क्या कहा, सुनिएगा। पहले तो किसी को तो कोई टाइटल नहीं मिलेगा, नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, किसी तरह का कोई टाइटल नहीं मिलेगा। लेकिन नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल हील्स प्रॉफिट ऑफ ट्रस्ट अंडर द स्टेट। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति ना किसी मान लो इसमें से कोई एक बैसाख नंदन को ये मिल रहा होगा, विदेश में कोई अवार्ड मिल रहा है, तो वो बोलेंगे हम जाए, तो पहले पता है किससे पूछना होगा? बोलेंगे आप जाइए प्रेसिडेंट साहब से पूछिए कि आपको अवार्ड मिल सकता है कि नहीं, वो टाइटल ले सकते हैं कि नहीं। कोई विदेश में टाइटल दिया गया तो फॉरेन स्टेट के द्वारा, तो स्टेट प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे रुको हमको देखे ना, तो हम देखते हैं उसके बाद बताते हैं क्या लेना है कि नहीं। प्रेसिडेंट साहब का बिना मंजूरी का, बिना उसका कॉन्सेंट का आप विदेश से जाकर अवार्ड नहीं ले सकते हैं। याद रखिएगा प्रेसिडेंट साहब, अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी है, देखिए अवार्ड भारत रत्न, देखो बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ केस जो था 1955 का अवार्ड जो था भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री आर नॉट टाइटल्स विद इन द मीनिंग ऑफ 18(1). ये टाइटल्स नहीं, याद रखिए। कुछ लोग बोल देते हैं भारत रत्न टाइटल है, पद्म विभूषण टाइटल है, पद्म भूषण टाइटल है, पद्मश्री टाइटल है। नहीं, ये लोग टाइटल नहीं है। ये कौन केस में कहा गया? बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला गया, सीधा सीधा बोल दिया गया। अब आते हैं, हम बोले थे ना रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, अब थोड़ा सा बताएंगे। देखिए थोड़ा सा ही बताना है। देखिए रिजर्वेशन के बारे में कहा रिजर्वेशन की बात की गई। एक तो आर्टिकल 16 में सीधा सीधा रिजर्वेशन की बात की गई है, और पार्ट 16 जो है ना, पार्ट 16 ही है लिखा हुआ है ना, वो ये 16 ही है ना, हमको नहीं आता है, 16 है ना ये। बोलो कौन बोला है? श्रुति। पार्ट 16 डील्स विद रिजर्वेशन ऑफ SC and ST इन सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, पार्ट 16 में आर्टिकल 330 और 332 डायरेक्टली कहता है कि स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन थ्रू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द SCs and STs इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 330 में SC को और 332 में ST को पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट रिजर्व किया गया है। याद रखिएगा 330 में SC का सीट रिजर्वेशन की बात की गई है, 332 में ST का। ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन। 15 का 4 और 16 का 4 में तो डायरेक्टली बोला ही गया है रिजर्वेशन को लेकर। 16 का 4A में बोला गया है 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995 के द्वारा न्यू क्लॉज ऐड हुआ है 16 टू एनेबल्स, जहां पर बताया ही गया है कि SC ST कैंडिडेट को प्रमोट भी किया जाएगा रिजर्वेशन में। 16 4B में 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 के द्वारा क्या किया गया? 16 4B लाया गया, जहां बोला गया स्टेट टू फिल द अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ अ ईयर व्हिच आर रिजर्व। जो SC के लिए रिजर्व है ना, वो जो खाली सीट है ना उसको भरिए पहले, समझे। फिर उसके बाद आर्टिकल 243D में भी बोला गया है, 243D जानते हैं ना, पंचायत में जो सीट रिजर्व होगा ना SC ST के लिए, उसकी बात की गई। पंचायत में OBC का सीट रिजर्व नहीं किया गया, ओनली SC ST का सीट रिजर्व है, याद रखिएगा। और म्युनिसिपैलिटी में 243T में बोला गया है। ये सब आर्टिकल्स याद रखने वाला आर्टिकल्स है। आर्टिकल 335 में बोला गया और द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट SC ST shall be taken into consideration constituently with the maintenance of efficiency of administration। 342A में बोला गया कि प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कौन सा कम्युनिटी सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड जो कम्युनिटी है, जो SC में पड़ेगा या OBC में पड़ेगा, किसमें पड़ेगा, सब प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे।
इसको लेकर भी कुछ केस हुआ था, ठीक है। केस तो हमेशा होते रहता है, केस का कमी थोड़ी है। देखो कितना सारा केस पढ़िएगा। चंपाकम दोराराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस होता है 1951 में, 1951 में। रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 51 वायलेस आर्टिकल 29। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नॉट एप्लीकेबल। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं है। इसमें बोला गया, किसमें बोला गया, कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन है एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। डीपीएसपी आर्टिकल 46 कांट बी गिवन प्रेसिडेंट ओवर एफआर। जैसे बोला गया डीपीएसपी जो आर्टिकल 46 है ना, वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं है। फिर पार्लियामेंट जो फर्स्ट सीए पास किया था 1951 54 रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लास इन एजुकेशन 1953 में। फिर उसके बाद क्या हुआ था, काका कालेकर कमीशन बना था, फर्स्ट बीसी कमीशन था। काका का पहला पूछेगा, पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन सा था, काका कालेकर। पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन काका कालेकर, ठीक है। याद नहीं रहेगा ना, काका को याद रखिएगा, काका को, कोई भी काका सोच लो ना, आप लोग अपने आप को मान लो, उसमें अपने आप को जोड़ लो, काले हो, काका काका कालेकर। हैमर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ये 1962 का था, ठीक है। हैमर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ये रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 54 शुड नॉट क्रॉस 50%। यहाँ मैसूर वाला किस में बोल दिया गया है, रिजर्वेशन 50% ज्यादा नहीं चाहिए। फिर 1979 में एक और काम होता है, बीपी मंडल आता है, बीपी मंडल सेकेंड बीसी कमीशन, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है। और यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव जो है 1971 में आता है ना, बीपी मंडल सेकंड क्लास का सेकंड, ये इन्होंने मंडल कमीशन इसी को कहते हैं। ये मंडल कमीशन थे जिन्होंने ओबीसी वाले को 27 पता है, इसके बाद हिंसा हो गया था पूरा भारत भर में, पूरे भारत में हिंसा लग गया था, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की बात कर दी, ठीक है। 22.7% SC ST, 27% ओबीसी को, 10% ईबीसी, अभी तो बन गया ना, आर्टिकल 54 में आया। फिर मंडल कमीशन इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर, मंडल कमीशन बता नहीं पड़े, खाली थोड़ा सा याद बता दिए, समझ में आ गया। उसके बाद पूरे देश भर में लड़ाई हो गया था, याद रखिएगा। ओबीसी में ना देख लो, ओबीसी में कितने कास्ट है, कितने कास्ट को रखा गया है, 3743 कास्ट है, ठीक है। 3000, एक सेकंड, एक मिनट, देखिए तो हमने क्या कहा ओबीसी में कि इट हैज जनरेटेड एन ऑल इंडिया ऑर्डर बैकवर्ड क्लास ओबीसी लिस्ट ऑफ 3743 कास्ट, a more unprivileged depressed backward class list of 2108 कास्ट, ठीक है। इतना कास्ट है ओबीसी में, इमेजिन करो क्या हालत होगा देश का। इंदिरा साहब ने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992, a backward class of citizen cannot be identified only exclusively with the reference to economic criteria, रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड, यहाँ पर बोला गया रिजर्वेशन 50% ज्यादा नहीं कर सकता है, किसी भी तरह का प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं कर सकता है, क्रीमी लेयर मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास व्हाइल प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन, ठीक है। ये सब तो बोलना नहीं पड़ेगा, सब बोल चुका है। अब देखो एक और पढ़ते हैं लास्ट 2020 का, मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। हाँ है, ये जो केस था ना 2020 वाला, ये पता है ये ठीक 8 या 9 फरवरी के दिन आया था, ये 2020 में WBCS का एग्जाम का ठीक एक दिन पहले आया था, ठीक है। WBCS का जिस दिन एग्जाम था उसके ठीक एक दिन पहले ये वाला केस माने अनाउंस, एक केस को ये किया गया था, और संग संग आपका ये आया था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम एग्जाम देने गए थे तो उस समय ही ये केस का एग्जाम हॉल से जब निकल रहे थे तो उस वक्त ये इस केस को देखे, और उस वक्त ही लग गया था इससे क्वेश्चंस बने गए, तो अभी भी बन रहा है कि मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इस केस में बोला गया कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, जस्ट माइंड इट, रिजर्वेशन कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। आपके मन में आ गया ना दिक्कत, अब आप बोलिएगा क्या है तब, तो फिर रिजर्वेशन तो बोला गया है कि ये स्टेट महसूस करेगा, अगर स्टेट को फील होगा तब वो किसी भी पर्टिकुलर कास्ट के लिए रिजर्वेशन तैयार करेगा, लेकिन ये स्टेट को महसूस होगा तब, माने ये स्टेट बना सकता है, वो आर्टिकल का वायलेट नहीं करना हुआ, अगर ये नहीं दिया रहता तो स्टेट नहीं बना पाता था, स्टेट बना सकता है लेकिन बनाना ही होगा ऐसा नहीं बोला गया, स्टेट कैन, ठीक है। ठीक,
तो ये क्लियर, 14 से लेकर 18 तक हो गया ना आप लोग को, क्लियर हुआ? कुछ रिकेप करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं है। 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ है। 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। फिर 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, माने ये प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जिसको बोल सकते हैं। और 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। एक सेकंड रुकिए, हमको चार्ज लगाने दीजिए, नहीं तो बंद हो जाएगा तो फिर बचाएगा फोन। आप लोग, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, कितने लोग हैं आप लोग बता सकते हो क्या? दिख रहा है आप लोग को? कितने लोग हैं क्लास में? कितने लोग हैं? 10? 9। एक जन गायब है, 10 में से एक गायब हो गया। 10 में से गायब हो गया। तब राइट टू फ्रीडम बताते हैं, सुनिएगा भाई। 19 से लेके 22 तक जो है, 19 से लेके 22 तक राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। कहां से कहां तक? 19 से लेके 22 तक। ठीक, 19 में बोला गया है, डायरेक्टली 19 को पढ़ते हैं फिर लास्ट में बोलेंगे। 19 में बोला गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। याद रखिएगा ये जो 19 में ना 6 गो तरह का प्रोटेक्शन राइट दिया गया है। माने फ्रीडम, देखो इक्वालिटी जब मिल गया तो फ्रीडम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सोचो, तो आपको पहला ही फ्रीडम मिल रहा है टू फ्रीडम, कुछ भी बात बोल दो, एक्सप्रेस करो अपनी बात को। दूसरा, टू असेंबल पीसेबली, हम लोग पीसेबली असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, बिना किसी हथियार के। तो पहला टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, और तीसरा टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। और क्या बोला गया कि हम लोग एसोसिएशन बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, एनजीओ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं। ये 2011 में ऐड हुआ था, लेकिन इसको भी शायद सुनने में आ रहा है कि इसको हटा दिया जाएगा या हटा दिया गया। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद क्या बोला गया? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, माने हम लोग भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं। ठीक है, जहां मन क्या वहां घूमो, क्या दिक्कत है? अभी वंदे भारत चालू हो ही गया, जाओ घूमो, हावड़ा से जलपाईगुड़ी जाओ, घूमो, क्या हो 7 घंटा 14 घंटा में घर आ जाओगे वापस घूम के। जाओ जाओ आप लोग घूमने जाओ जलपाईगुड़ी। देखिए, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आप भारत के किसी भी कोने में जाकर रह सकते हो, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है, आते हैं, इतना खुश मत होइएगा, बहुत सारे एक्सेप्शन है इसमें। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप किसी भी प्रोफेशन को कैरी कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड और बिजनेस। आप देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, 6 गो है ना। अब पहला वाला पढ़ते हैं, पहले 19 का ए में दिया गया है। पहला का नाम क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या नाम है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19 का 1A में बोला गया है, राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, opinions, beliefs and convictions freely by word of mouth, writing, printing, picture or in any other manner। हमने क्या कहा? राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, वो अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप बिलीफ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कॉन्विक्शंस फ्रीली बाय वर्ड ऑफ माउथ, आप मुंह के द्वारा कर सकते हो, लिख के कर सकते हो, प्रिंट करवा के कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे करो ना, मना कौन किया? इसमें क्या कहा जाता है? देखिए आर्टिकल 19 में बोला इतना सा है, लेकिन आता है बहुत कुछ है। देखिए, राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स, आप अपने व्यू को भी बोल सकते हो और दूसरे का व्यू जाकर बोल सकते हो। जैसे अभी हमने कहा ना, मेरा भी व्यू जाकर आप बता ही सकते हो, हालांकि हम कोई बड़ा व्यू नहीं दिया है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की आजादी है। आर्टिकल पूछेगा प्रेस की आजादी कौन सा आर्टिकल में रखा गया है, तो 19(1) का ए में रखा गया है। देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। 19(1) में सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 ऑफ 19 में बोला गया है क्या? फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो 19(1) में फ्रीडम ऑफ द प्रेस को रखा गया है, याद रखिएगा इस बात को। इस क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, WBCS में तो बहुत बार पूछा जाता है। फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट,
आप कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। टीवी देखते हैं, टीवी में देखते नहीं है, एडवर्टाइज होता है। अभी तो रेलवे बहुत चालाक निकला, रेलवे तो अभी खूब एडवर्टाइज करवाता है। टीवी निकाल दिया है रेलवे का जो लोकल ट्रेन है ना हावड़ा से बेंडेल वाला में, देखिएगा टीवी आ गया है और उस टीवी में एडवर्टाइज दिखाता है, खूब एडवर्टाइज। आप भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जानते हो अगर आप जैसे हम आपको कॉल किए, आप मेरा कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड नहीं करवा सकते हैं। टैपिंग करवा रहे हैं ना, कोई दूसरा कोई सुन रहा है मेरे कन्वर्सेशन को, तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। देख लीजिए यहाँ बोला गया है कि आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आपका कोई सुनेगा नहीं दूसरा। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप टेलीकास्ट करने का भी अधिकार दिया गया है। राइट टू टेलीकास्ट करो ना, ऐसा नहीं कि खाली गवर्नमेंट कल टेलीकास्ट करेगा, नहीं आप भी करो। आप छोड़ो, कुछ कुछ नया नया लगाओ, नया नया सीरियल बनाओ, ठीक है। आप अनुपमा मत बनाने लगना। राइट अगेंस्ट बंद कॉल बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आप याद रखो ना, है जो पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग बंद बुलाते हैं ना, आपके पास भी अधिकार उस बंद का विरोध करने का। उस बंद का समर्थन नहीं करेंगे हम, मेरी मर्जी, हम नहीं करेंगे। मेरे पास राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, हम क्यों उसकी बात में हम बंद करेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला बंद बुलाए तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं नहीं करेंगे बंद। बंद क्यों करने जाए, मेरे पास अधिकार है, मेरा भी राइट्स है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, इतना ही नहीं, देखो राइट टू नो की बात आर्टिकल 19(1)A में बोला गया है। आप गवर्नमेंट क्या करिए, गवर्नमेंट से जानने का अधिकार आपके पास है। आप जानते हो जब, जैसे अभी फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी आपके पास है। जैसे अभी आप उस्ताद जैसे पढ़ा रहे हैं, उस्ताद जैसे बकबक कर रहे हैं और आप लोग चुप का चुप है, जैसे लगता है आप लोग का आवाज ही नहीं है, हाँ ना कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हमको तो पता भी नहीं चला आप लोग सुन भी रहे हैं या सच्ची में सुन भी रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, कैसे समझेंगे। तो यही तो फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आप इसका यूज कर रहे हैं, आर्टिकल 19(1)A का यूज कर रहे हैं, एकदम साइलेंस हो गया। ऐसा साइलेंस तो क्लासरूम में भी नहीं बना के रखते हैं, ऑनलाइन में साइलेंस दिखाते हैं ताकि घर वाले लोग ना पीटे आप लोग को। जब ऑफलाइन क्लास होता है तो बड़ी चिल्लाचिल्ली करते हैं। देखिए राइट अगेंस्ट इंपोजिशन ऑन प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, ठीक। तो राइट अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में है, इंपोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप। न्यूज़पेपर के पहले जो है ना प्री सेंसरशिप लगा देता है ना, तो वहां भी विरोध कर सकते हो आप। राइट टू डेमोन्स्ट्रेट और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, आपके पास स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। आप मुद्दा उठा सकते हो, मांग रख सकते हो, किंतु आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। देखो आर्टिकल 19 में बोला गया इतना सारा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो फिर इसको लेकर कुछ केसेस हुआ, हम उतना केस में नहीं जाएंगे, उतना केस आप लोग को उलझा के आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। फिर भी कुछ केस सोचते हैं, देखते हैं, कुछ केस बोलने लायक रहेगा तो बोलेंगे। रमेश थापर स्टेट ऑफ मद्रास था, उसका केस में रखा गया था। राज नारायण और स्टेट ऑफ मद्रास केस भी आया था इसके लेकर, इसी की राइट्स को लेकर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया, जिसके आधार पर ही गवर्नमेंट ने क्या लेके आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लेके आया। बिजोई इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, नेशनल एंथम, नेशनल ऑनर एक्ट, फ्रीडम ऑफ साइलेंस। हाँ ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। नेशनल एंथम जो है ना, नेशनल एंथम का माने क्या बताना, तो रूपा बताइएगा तो नेशनल एंथम क्या है हमारे देश का। रूपा है नहीं है, पुष्पा आप बताइएगा। ये भी नहीं है। अमित आप बोलिएगा। ये भी नहीं है। शुभम आप बोलिएगा। ये भी नहीं है। श्रुति, जनगण मन, और बाकी लोग नहीं है क्या जिसका जिसका नाम लिए। हाँ सब तो है। अच्छा आप लोग मौन व्रत रखे हैं क्या, या किसी को ये दिए हैं कि वचन दिए हैं कि हम नहीं बोलेंगे क्लास में। अभी भी शांत इतना बोलने के बाद भी रहिए आप लोग शांति। देखिए लोग सुन नहीं रहे, लोग कुछ और काम कर रहे हैं। देखिए बिजोई इमैनुअल और वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, नेशनल एंथम, नेशनल ऑनर एक्ट, जो यहाँ पर बोला गया क्या कि हम लोग नेशनल एंथम के समय में भी चुप रह सकते हैं, साइलेंस रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसका अपमान कर रहे हैं। ब्रिज भूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई।
सकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19(1) में ऐड किया गया इसी अमेंडमेंट के द्वारा के द्वारा केस के द्वारा। ये केसेस है, सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया केस है, ठीक है। अब बोलोगे इतना सारा आजादी अच्छा देखने में लग रहा है ना, आप लोग तो खुश हो गए होंगे कि क्या बहुत बढ़िया आजादी मिल गया आपको 19(1) में, तो लेकिन रुको, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। आपको बोला गया कुछ भी बोल दो, आपको बोला गया इसमें से कुछ भी आप कर लो, बोला गया ना इसमें से कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन रुकिए, इसमें क्या बोला गया, लिमिटेशन। स्टेट चाहे ना सॉवरेनिटी के नाम पे कि आपके बोलने से देश की अखंडता भंग होती है, अखंडता टूटती है, तो आपको रोका जाएगा। आप कुछ नहीं बोल सकते हैं वैसा जिससे देश की अखंडता टूटे। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की सिक्योरिटी को लेकर आप कुछ नहीं सवाल कर सकते। फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन नेशन, मान लो हमारा अच्छा रिलेशन सोवियत रशिया के साथ है, इजराइल के साथ है, सही ना, तो हम उसके खिलाफ क्यों बोलने जाए? हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो हमें स्टेट रोकेगी, बोलेगी कि आप अभी मत बोलो। पब्लिक ऑर्डर, मान लीजिए हमारे बोलने से पब्लिक में हिंसा फैल जाए, चारों तरफ दंगा ही दंगा लग जाए, तब वहां पर रोकेगी स्टेट, बोलेगी ना ऐसा नहीं कर सकते। मोरालिटी और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट को ये आदेश सुनाया, हम सीधे सीधे बोलेंगे हम कोर्ट की आज्ञा को नहीं मानेंगे, तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। अब फिर इतना ही नहीं, आप किसी को गाली दोगे तो क्या होगा, डिफेमेशन का केस लगेगा ना, झूठा केस में किसी को जेल में फंसाओगे तो डिफेमेशन का केस जाएगा ना, तो यही सब रोका गया है। इस सब के आधार पर स्टेट आपको छीन सकती है ये आजादी। इतना ही नहीं, अब देखिए 19(1) का बी में क्या बोला गया, फ्रीडम ऑफ असेंबली, मैंने एवरी सिटीजन हैज द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, प्रत्येक सिटीजन के पास राइट है वो असेंबल हो सकता है पीसफुली और बिना हथियार के। इट इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, ये क्या इंक्लूड कर रहा है, आप पब्लिक मीटिंग करो, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करो, टेक आवर आउट प्रोसेशन, आप प्रोसेशन भी करो, प्रोसेशन होता है ना जो हम लोग निकालते हैं ना रामनवमी में, वो प्रोसेशन भी करो आप। दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन पब्लिक लैंड, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लैंड में, आप मेरे घर पे आके थोड़ी प्रोसेशन कर सकते हैं। आप बोलेगा नहीं हम प्रोसेशन करेंगे, हम पब्लिक मीटिंग करेंगे, मेरे घर में आके थोड़ी कर सकता है कोई, आकर के मेरे घर में थोड़ी पब्लिक मीटिंग करेगा ना, पब्लिक लैंड में करो। असेंबली मस्ट बी पीसेबल, और उसके लिए हथियार सहित, हथियार नहीं रहना चाहिए, हथियार को हटा करके। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके स्ट्राइक करने लगा, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, असेंबल होने का अधिकार है। देखिए असेंबल हो रहा है सभा जैसे है ना। लिमिटेशन क्या है, इसमें भी लिमिटेशन है, स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि हमारे आपके हाथ एक जगह इकट्ठा होकर के देश को टुकड़ा ये कर रहा है, तोड़ रहा है। ट्रैफिक मेंटेनेंस, माने पूरा जाम हो गया रास्ता, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान हो रहा है, आपके वजह से एम्बुलेंस नहीं जा पा रहा है, रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया, ये रोक सकती है। सेक्शन 144 जब लग जाएगा ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, तो मजिस्ट्रेट कैन restrain an assembly meeting or procession if there is a risk of obstruction, annoyance or danger to human life, health or safety of a disturbances. अंडर सेक्शन 144(1) में बोला गया है इंडियन पेनल कोड, as assembly of 5 or more persons becomes unlawful if the object is to resist the execution of any law or legal process, to forcibly occupy the property of some person, to commit any mischief or criminal trespass, to force some person to do an illegal act, to threaten the government or its official on existing lawful powers, ठीक है, ये सारा चीज बोला गया है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन 19(1) में बोला गया है ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। 19(1) में क्या बोला गया है, एसोसिएशन की बात, माने हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज बनाओ, कंपनीज बनाओ, पार्टनरशिप बना लो करो, सोसाइटीज बनाओ, क्लब्स बनाओ, बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेशन, इसमें भी सेम लिमिटेशन 19(4) में बोला गया है, 19 का 4 माने कि क्लॉज 4 ऑफ 19(4) में बोला गया है, सीधा लिमिटेशन है इसके ऊपर भी। किसी भी आप मान लो आप कोई क्लब बनाता, टेररिस्ट ग्रुप थोड़ी बना सकते हैं। आप बोलेगा नहीं हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, बोला गया है इसमें, आप बोलोगे 19(1) में बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, तो हम जाके टेररिस्ट ग्रुप बनाएंगे, टेररिस्ट क्लब बनाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। दंगाई क्लब बनाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा क्लब नहीं बना सकते, ठीक है। हम शांति की बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज भी कहीं ऐसा नहीं कि दंगा करें ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रेड यूनियन हैव नो गारंटी राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग, राइट टू स्ट्राइक। ट्रेड यूनियन तो आप बना सकते हो, लेकिन ट्रेड यूनियन के पास कोई राइट नहीं है स्ट्राइक करने का, याद रखिएगा। The right to strike can be controlled by an appropriate industrial law. Right to strike को एकदम इंडस्ट्रियल लॉ के आधार पर कंट्रोल किया जाना चाहिए, उसे पीटो, कंट्रोल हो जाएगा।
19 का 1D में 19(1)D फ्रीडम ऑफ मूवमेंट किसकी बात की गई है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आजाद, माने कि आप कहीं भी जाओ ना। देखो गांधी जी जा रहे हैं ना, गांधी जी कैसे चल रहे हैं? अभी चलो भारत भ्रमण करो, टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। He can move freely from one state to another or from one place to another within a state. लेकिन नेशनल फीलिंग को प्रमोट करने के लिए जा सकते हो, लेकिन पेरियोकिलिज्म को प्रमोट करने के लिए नहीं। लिमिटेशन है। आप तो जा सकते हो, बट शेड्यूल ट्राइब एरिया है ना, अब असम हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, यहाँ आप जाओगे ना तो आपको शेड्यूल ट्राइब एरिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर आपके जाने से उस शेड्यूल ट्राइब एरिया का प्रोटेक्शन भंग होता है तो निश्चित आपको रोका जाएगा, बोला जाएगा आप अभी नहीं जा सकते हैं, आपको जाने से मना किया गया। द एंट्री ऑफ आउटसाइडर इन ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरियाज में ना देखो, आदिवासी इलाका में कोई जाता है तो झिंका लाला करते करते पकड़ लेता है ना आपको, ग्रुप बना करके। तो प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स, मैनर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। जो प्रोस्टिट्यूट है ना उसके मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, थे ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक मोरल्स। 19(1)E देखो, आप कहीं भी रह सकते हो, देखो घर बन रहा है ना, कितना अच्छा घर है। देखो दिस राइट हैज टू पार्ट्स। आप भारत के किसी कोने में जाकर रहो ना, घर बना लो, वहीं जैसे आप बंगाल में आकर रह गए ना। लिमिटेशन, the state can impose reasonable restriction on the exercise of this right on two grounds, namely the interest of general public, the protection of interest of any scheduled tribes. Supreme Court held that certain areas can be banned for certain kinds of persons like prostitute and habitual offenders. ठीक है, लिमिटेशन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कुछ बेन है फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ पर्सन, जैसे कि जो प्रोस्टिट्यूट है ना, हैबिचुअल ऑफेंडर्स है ना, प्रोस्टिट्यूट वाला को आप थोड़ी बोलेंगे कि आप जाके समाज में जाकर एकदम घर बना के रहने लगो ना ना। शेड्यूल ट्राइब एरिया में आप जाके घर बनाने लगोगे तो आप हटाएगी नहीं। असम में देख लो, हटाया गया ना। असम में क्या हटाया गया? क्योंकि असम का एक ट्राइबल एरिया था और वहां पर बहुत समय से तो असम का असम अकॉर्ड आया हुआ था, पहले से ही पास था, 3 जन के बीच में साइन हुआ था, ट्रिपेट अकॉर्ड। तो जो राजीव गांधी असम के छात्र और उस समय जो गवर्नमेंट में था उसके साथ हुआ था। आता है 19 का जी, 19 का 1G, ठीक है, सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 बोला कि ऑल सिटीजन आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस, प्रत्येक सिटीजन को क्या दिया गया है? राइट टू प्रैक्टिस करने का, एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। द स्टेट इज एम्पावर्ड, देखो स्टेट को क्या बोला गया? एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल, माने स्टेट क्या कहा गया कि आप कोई भी करो ना, आप एम्पावर करो ऑक्यूपेशन के लिए, आपको कोई भी, यहाँ देखो इतने सारे ऑक्यूपेशन है, कोई भी चूज करो। आपको पसंद है डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनो, आर्मी बनना, आर्मी बनो, देश की सेवा करो, क्या दिक्कत है? लेकिन इसमें भी कहना ये है, दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी ऑन अ प्रोफेशन ऑफ बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन। मतलब आप बोलोगे, आप बोला गया ना 19 का 1G में कि आप प्रोफेशन कोई भी चूज करो। आपका मन किया कि नहीं हम बच्चों को बेचेंगे, विमेन को बेचेंगे, कहा गया ना ना, ऐसा काम नहीं कर सकते, ये इमोरल, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन और चिल्ड्रन, ये मना किया गया, ये मना किया गया, ये नहीं कर सकते हैं। डेंजरस, आप ड्रग थोड़ी बेच सकते हैं, ड्रग बेचने से बोला गया कि नहीं आप ड्रग नहीं बेच सकते हैं। क्या नहीं बेच सकते हैं? ड्रग नहीं बेच सकते हैं। स्टेट कैन एब्सोल्युटली प्रोहिबिट दिस और रेगुलेट देम थ्रू लाइसेंसिंग। इसके लिए आप जो कोई दारू बेचता है ना, शराब, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो 19 वाला समझ में आया। फिर आता है 20। ये जो 20 है ये प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस की बात करता है। आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है, वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी और कॉर्पोरेशन। आर्टिकल 20 में बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को ना सजा को लेकर बोला गया है कि प्रोटेक्शन, माने किसी को आर्बिट्रेरी अरेस्ट करते हैं ना, आर्बिट्रेरी अरेस्ट माने एकदम अरेस्ट करके डाल दो जेल में बिना वजह का, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नियम बनाया गया है। देखिए क्या नियम बनाया गया इसमें ना, 3 बातें आती है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आते हैं है जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो है, इसको ना हम इतना पढ़ने नहीं जाएंगे। देखो ये गाड़ी को देख रहे हैं, है गाड़ी को देख रहे हैं, ये स्पीड को देख रहे हैं, क्या लिखा है? 100 किलोमीटर पर आवर। ये आज तारीख कितना है? आज को तारीख कितना है? 30 तारीख। हाँ
30 तारीख है, 30। 30 है, ठीक है, आज 30 है। अब ये 30, 12 और 2022 का तारीख समझिए। तो आज के दिन ना बोला गया है, यहाँ पर स्पीड क्या दिया गया 100, लेकिन कल को 31 तारीख हो गया। क्या हो गया? 31 तारीख क्या हो गया? अब देखिए अभी स्पीड कितना दिख रहा है? 60। कितना दिख रहा है? 60। एक बंदा क्या किया था, ये कल जो 100 दिख रहा था तो ये 75 के स्पीड से गया, ठीक है, 75 के स्पीड से गया। और अभी जो है 60 दिख रहा था, 55 के स्पीड से गया, 50 के स्पीड से गया, ठीक है। तो ये देखो 30 तारीख को ये 75 के स्पीड से गया था, ये 100 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, मैंने अलाउ था 75 के जा सकते था कि नहीं जा सकते थे, स्पीड बोला गया है ना। हेलो, हाँ सुन सर। पा रहे हैं? हाँ 75 के सुन स्पीड रहे। से गया, कोई गलती नहीं किया ना? कोई गलती किया नहीं ना किया। और आज नहीं 60 का किया। स्पीड यहाँ दिया दिखा है, लिखा हुआ है, तो कितना गया 55, अभी भी कोई गलती नहीं किया। अब पुलिस आके रोकेगी, मान लो कल को जाके पुलिस रोकेगी, कल 60 का स्पीड हो गया, कल को पुलिस आके रोक के बोलेगी कि कल आप 75 का स्पीड जा रहे थे, 60 को पार किए थे, तो इसलिए आपको फाइन देना होगा। तो ड्राइवर क्या बोलेगा, काहे का फाइन, कल तो 100 किलोमीटर पर आवर था, कल तो नियम था, कल जो नियम था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त आप कुछ गुनाह कर रहे हो उस वक्त जो नियम है उसके हिसाब से सजा मिलेगी। माने ये नहीं कल को नियम चेंज हो जाए तो उसके हिसाब से थोड़ी होगा। जैसे मान लीजिए आपको कॉलेज में 40 नंबर पासिंग है और कल को 50 नंबर पासिंग कर दिया गया, तो आपको थोड़ी फेल कर देगा ना, आपको 40 से रखा जाएगा। आप 40 के लिए पढ़ रहे हैं, 50 के लिए नहीं, तो नया नियम आपके लिए नहीं लागू होगा, ठीक है। मतलब एग्जाम देते वक्त जो नियम रहेगा ना, जितना नंबर पासिंग का रहेगा उतने में पास होइएगा। मतलब आप जिस वक्त गुनाह कर रहे हैं उस वक्त जो कानून रहेगा, जो जब भी जो कानून रहेगा वही कानून वैलिड रहेगा। मतलब आप जिस वक्त कोई किसी भी तरह का अपराध कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उस वक्त जो कानून है वही कानून है, कानून के आधार पर सजा मिलेगा, ना कि उसके बाद कोई नया कानून बना लिए तो सजा मिलेगा नहीं। तो नो भी बोला गया, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ। ये तो है, लेकिन उस समय जो लॉ है उसके हिसाब से, तो इसको थोड़ी पेनल्टी देना पड़ेगा क्योंकि ये तो गुनाह ही नहीं किया था। नो डबल जियोपार्डी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी भी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं मिल सकता एक ही गुनाह के लिए। मान लो सपोज यहाँ पर श्रुति जो है घर में चीनी चुराई है, ठीक, आज सुबह में वो चीनी चुरा के खा ली, चीनी जब चुरा के खा ली तो उसकी मम्मी उसे पीटना चालू की, पीट दी। फिर कल को उसकी मम्मी को याद आया, अरे कल वो चीनी चुराई थी, फिर पीटने जाएगी, नहीं पीट सकते, काहे, आप तो मार खा चुके हो एक चीज उस चीनी के लिए। माने जो गुनाह किए हो उस गुनाह के लिए अगर आपको सजा मिल रहा है तो दोबारा उसके लिए सजा नहीं मिलेगा, ठीक है। माने एक ही इंसान को एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगा, ठीक। नहीं तो ना बार बार एक ही गुनाह के लिए बार बार पकड़ पकड़ के पुलिस ले जाती, फिर भी बोलती चलो जेल में। तो गुनाह एक बार, एक गुनाह के लिए एक को सजा। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको जबरदस्ती गवाह नहीं बनाया। कौन से आर्टिकल्स में है? 20 सब 20 का है, सब 20 पढ़ा रहा है, ये आर्टिकल 20 पढ़ा रहा है सब, ठीक है। ये तीनों बात 20 में है, ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। आप मम्मी के ऊपर अप्लाई मत करने लगना, कोई गवाह देने के लिए बात भी नहीं होगा, ठीक है, किसी को जबरदस्ती गवाह नहीं दिला सकता। आर्टिकल 21 बताते हैं, 21 में क्या बोला गया, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। लाइफ जीने का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी ये 21 में दिया गया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 में किसकी बात की गई है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, आपका सिलेबस में यही वाला स्लिप है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। और जब जीवन का अधिकार है ना, बहुत बड़ा मायने रखता है, जानते हो, प्योर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट का काम है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, किसी को उसके जीवन से वंचित नहीं कर सकता है, ठीक। तो गोपालन केस 1950 सुप्रीम कोर्ट contended that there was no violation of fundamental right,
किसी तरह का वायलेशन नहीं होगा फंडामेंटल राइट्स enshrined in Article 13, 19, 21, 22 under the provision of the Preventive Detention Act. ठीक है, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। ठीक, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ की बात करें, देखो यहाँ पर ना दो बातें रखी गई है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है जो कानूनी रूप से पास होता है, मतलब कि पहले बिल आया, बिल के बाद एक्ट बना, बिल के बाद उसको पार्लियामेंट में रखा गया, फिर उसके बाद पास हुआ, पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास गया, साइन किया, उसका जो एक्ट बन गया, ये प्रोसीजर्स हुआ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ माने सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा ये लॉ जो है, ये जो लॉ बना है, प्रोसीजर तो ठीक है लेकिन ये क्या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसको जांच करना, ये हमारे वेलफेयर के लिए है कि नहीं है। मेनका गांधी केस आया ना, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया इसमें मेनका गांधी केस में ना आर्टिकल 20 में बहुत सारा मुद्दा को रखा गया कि आर्टिकल 20 में राइट टू लाइफ में क्या क्या आता है, खाली राइट टू लाइफ बोल देंगे तो कैसे समझेंगे, क्या क्या आ जाएगा इसके भीतर में, किस तरह के राइट को राइट टू लाइफ बोलेंगे, पर्सनल लिबर्टी बोलेंगे। तो देखो पहला राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, माने आत्मसम्मान के साथ जीना ही राइट टू लिव, जीना ही हमारे आर्टिकल 21 में बोला गया है। ठीक है, उसमें बोला गया है आत्मसम्मान के साथ जियो। ठीक है, सुबह गायब है। राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज। तो राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट को सेव करना है, इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर चाहिए, एयर चाहिए, पॉल्यूशन फ्री वाटर। देख लो हम लोग गंगा में कितना गंदा करते हैं, हाँ, दिन भर जाकर के फैलाते रहते हैं। फ्री वाटर इतना ही नहीं, एयर भी प्योर चाहिए, पॉल्यूशन फ्री एयर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज, राइट टू लिवलीहुड, जीवन निर्वाह के लिए अधिकार दिया गया है, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, आप सारी चीज प्राइवेसी रख सकते हो। ठीक है सिफा, याद रखना सारी चीज को प्राइवेसी की बात की जाती है। ठीक है, कोई अगर प्राइवेसी को किसी का भंग करता है केस हो जाता है, डायरेक्टली लीगल एक्शन होता है। सोच लो, राइट टू शेल्टर, शेल्टर मतलब कहीं भी आपको रहने का आश्रय मिलेगा। राइट टू हेल्थ, आपको हेल्थ का भी सुविधा देगा सरकार अगर आप नहीं ले पाते हो तो। फ्री एजुकेशन, 14 साल तक का फ्री एजुकेशन, आर्टिकल 21 में भी इसको मेनका गांधी का केस एक्सप्लेन किया था, वो इसमें रखा है आर्टिकल 21 में ही छिपा हुआ है। राइट टू फ्री लीगल एड, आपको फ्री लीगल एड मिलेगा, मतलब कानूनी सलाहकार मिलेंगे अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट। ठीक है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है उसके अगेंस्ट में आप राइट यूज कर सकते हो। डिलेड एग्जीक्यूशन, ट्रैवल अब्रॉड कर सकते हैं, दूर जा सकते हैं, दूर दूर घूमने जाओ। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, हाँ, कोई आपको बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता है, 21 बोल दिया कि आपको बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता है। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल, राइट नॉट टू बी ड्राइवन आउट ऑफ अ स्टेट, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू प्रिजनर टू हैव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। देख लो कितना सारा राइट दिया गया है। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, माने पब्लिक में जाके आपको फांसी नहीं दे देगा कोई। राइट टू रोड इन हिली एरियाज, हिली एरियाज में रोड बनाइए। राइट टू इंफॉर्मेशन, देख लीजिए पूछेगा, आर्टिकल 21 में रखा गया राइट टू इंफॉर्मेशन को। राइट टू रेपुटेशन, राइट ऑफ अपील फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, राइट टू फैमिली पेंशन, फैमिली को पेंशन नहीं मिलना चाहिए, मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को नहीं मिलेगा। राइट अगेंस्ट बार फेटर्स, राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, राइट टू स्लीप। हाँ, अब देखो इसमें से कौन है, जा सोने वाला लोग तो जो है नहीं है। देखो राइट टू स्लीप, सोने का भी अधिकार आर्टिकल 21 में है, याद रखिएगा 21 सीधा बोलता है आपको सोने का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट टू अपॉर्चुनिटी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21 में है, राइट एंड जस्ट फेयर की भी बात की गई है। केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2017 में कहा गया राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। 2017 में एक केस आया था, केएस पुत्तस्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने कह दिया कि राइट टू प्राइवेसी जो है ना एक फंडामेंटल राइट्स है, माने आपको अपने अधिकार को छिपा कर, ये पता है ये वाला केस क्या था हम बता देते हैं, सुनिएगा। आधार कार्ड वाला केस आया था, आधार कार्ड नया नया तैयार हुआ था ना, तो लोग कहा कि आधार कार्ड बैंक काहे मांगेगा, हम बैंक को कहे आधार कार्ड दे, मेरा उसमें बायोमेट्रिक है, ये है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बात तो सही है, वो पर्सनल है, वो प्राइवेसी है। तो सरकार ने जानते हैं क्या कहा, सरकार बोला ठीक है प्राइवेसी है, अच्छा बात है, हम आपको ये नहीं देंगे जो मिलता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है ना, जो आपको अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आता है, इसको लेकर के गैस वाला बहुत सारा सब्सिडी ये सब
हम आपके अकाउंट में देबे नहीं करेंगे, जिसका आधार लिंक रहेगा उसी को देंगे, हम आपका आधार कार्ड को देंगे, हम आपको देबे जानते ही नहीं है। अब तो हो गया। तब फिर बोला बैंक क्यों मांगेगा, तो बोला कि ठीक है बैंक नहीं मांगेगा, पेन कार्ड जो है ना, पेन कार्ड से बैंक खाता खुल जाएगा। लेकिन पेन कार्ड ऑफिस बोला हम बिना आधार कार्ड का खाते नहीं खोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना आधार कार्ड का पेन कार्ड नहीं खुलेगा, क्योंकि वो तो आपको प्राइवेसी के लिए है। तो पेन कार्ड बिना आधार कार्ड का नहीं खुलेगा और बैंक का खाता बिना पेन कार्ड का नहीं खुलेगा। अल्टीमेटली आप सोच लो, राइट टू प्राइवेसी है। देखिए 21A राइट टू एजुकेशन, द स्टेट राइट टू एजुकेशन 21A में है, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। स्टेट क्या करेगी, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। कितना, 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को, 6 से लेके 14 साल तक। 86 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 के द्वारा लाया गया, जो कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 का लाया, लेकिन लागू हुआ 2010 में। कब लागू हुआ, 2010 में लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है। राइट टू इंटरनेट, इंटरनेट जो है फहीम सिरीन आरके वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2019 में ये क्या कहा गया कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट फंडामेंटल राइट है। ये 21 के अंदर आ जाता है, राइट टू एजुकेशन 21A के अंदर भी आ जाता है और साथ साथ 19 के अंदर भी आ जाता है। सो ये जो वेस्ट बंगाल का जो किताब है और एक यूपीपीएससी का किताब है ना, उसमें ये 19 में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि 2020 का अनुराधा केस जो था, आप बोलोगे हम 19 लिखेंगे कि 21 लिखेंगे, तो याद रखिएगा लास्ट केस कौन था, 2019 या 20? लास्ट केस 20 था, 2020 में लास्ट आया, क्योंकि लास्ट करंट में ये था। तो इसमें राइट टू इंटरनेट को क्या रखा गया, 19(1) में रखा गया है। इंटरनेट इज अलाउड 19(1) में। इसलिए एग्जाम में जो यूपीपीएससी जो दिया 2020 के बाद एग्जाम हुआ होगा, उसमें राइट टू इंटरनेट को 19(1) में रखा गया है, जबकि 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से इसको 21A 21 में रखा गया था, क्योंकि उसमें ना, और जो केस था जम्मू कश्मीर वाला केस की वजह से हुआ था। जम्मू कश्मीर में पूरा बैन लग गया था ना, तो बोला गया कि अब उसको कुछ कुछ बहाल किया जाए, तो उसको लेकर केस किया गया था। फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इश्यूड डायरेक्शन रिज्यूम 4G सर्विस। ठीक है, 4G सर्विस को रिज्यूम कीजिए ताकि हम लोग काम कर पाए ना, स्पीड काम कर पाए। देखो अभी पढ़ा रहे हैं ना, 4G है तब ना पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं रहता तो पढ़ा पाते। जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, देखो सबका पहचान कर दिए, ये लोग है तब ना पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं रहता तो अभी पढ़ा पाते। इन लोगों की वजह से ना अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात की गई है। तो यहाँ डिटेंशन दो तरह के होता है, एक प्यूनिटिव होता है और दूसरा प्रिवेंटिव होता है। माने पनिशिटिव, तो प्यूनिटिव जो है ना, अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड टू पनिश बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्ट इन अ कोर्ट। जबकि प्रिवेंटिव क्या होता है, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के किसी को डिटेन कर लेते हैं, वो होता है प्रिवेंटिव। ठीक है, यहाँ पर बिना किसी ट्रायल का, याद रखिएगा, जबकि इसमें ट्रायल करना पड़ता है। तो प्यूनिटिव में क्या होता है, प्यूनिटिव में जो नॉर्मली आपको बताया जाएगा क्यों गिरफ्तार किया जाएगा, आपको बता करके गिरफ्तार किया जाएगा क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, आपको अपने लीगल प्रैक्टिशनर से सलाह ले सकता है। 24 आवर्स के भीतर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाएगा। राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स, अगर मजिस्ट्रेट ऑथराइज नहीं करता है तो यहाँ रिलीज करना पड़ेगा। जबकि प्रिवेंटिव वाला नहीं ऐसा है, प्रिवेंटिव में नॉट मोर देन 3 महीना तक आपको जेल में डाल के रख देगा इसी तरह बिना कुछ किए। पर्पस इज नॉट टू पनिश अ पर्सन फॉर अ पास आउट ऑफेंस, माने ये नहीं कि पहले को गुनाह किया, अभी गुनाह करने वाला है, अभी पुलिस को लग गया ना कि आप कल ना किसी का कुछ करने वाला है, मर्डर करने वाला है, तो संगे तक पुलिस उठा करके लेकिन डाल देगी जेल में, तो कोई केस नहीं। बहुत डेंजरस है, याद रखिएगा, पीटेगी भी और कोई केस तो नहीं लगेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या कहता है, देखो कुछ नाम दिया गया यहाँ पर, देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 एक्सपायर 1960 में हो गया था। ये था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मिसा, नासा था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, फिर प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, याद कर लो। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कब था, 1950 में। कब था, मिसा कब लागू हुआ था, 1971 में। 1971 मिसा 1971। ठीक है, एगो कैसे छूट गया, तो सी नंबर बी लिखा हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, कोफेपोसा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नासा 1980, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नासा। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पीबीएमएससीसीए 1980। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, ये है आपका टाडा 1985 में आया था। PIT and the PSA, Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs, Prevention of Terrorism Act, POTA, Unlawful Activities, UPA 1967,
बस आज का क्लास यहीं तक सॉल्व करते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। आते हैं, आप लोग देखिए, ठीक है। तब और